और काफी बहुत करीब से हिंदी को इन्होंने देखा है और बच्चों को भी वही चीज दिखाना चाहते हैं। यूपीएससी में मेन पेपर जो होता है इनका हिंदी ही है और पिछले ऑप्शनल में ना सर। हाँ, अब सिलेबस को देखो, ये साहित्य आपको एक्सटेंड किया जाएगा और थोड़ी बहुत मैंने किया है आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल। अब व्याकरण जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, वर्ण विचार पढ़ने हैं, वर्ण संधि के बारे में चर्चा कर रहा था, प्रगीत और समाज, वो ये है डॉक्टर नामवर सिंह VVI। मैंने सर को इस जगह पे मैंने देखा काफी मजेदार तरीके से, एक थे ना, हाँ, जगदीश चंद्र माथुर, इनके बारे में काफी बहुत सारी बातें सर ने आपको बताई। और जिस तरीके से हम लोग की जो मोतियों की माला जो बनती जा रही है, एक अच्छे टीचर बिहार के Powerful people make places powerful. नमस्कार, मैं विराज आर्या। हम लोग के एक एक के प्रयास से बिहार में एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनने का, जो विश्वास के लिए जाना जाएगा, जो ट्रस्ट के लिए जाना जाएगा, जो अच्छी तैयारी के लिए जाना जाएगा, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाएगा और जो बच्चों को ना ठगे उसके लिए जाना जाएगा। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं एस.आर. राजन विराज सर बिहार बोर्ड और स्टडी राज्य पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग की जो इंतजार की घड़ी होती है अब खत्म, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा कि आज हम लोग के बीच स्टडी आजादी में एक और नए मेंबर जुड़ने वाले हुए हैं, हिंदी के सर। ठीक है, और मैं जान रहा हूं आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे और कई सारे बच्चे बार बार कॉल करके सर हिंदी क्लासेस कब से होगी, हिंदी क्लासेस कब से होगी। भाई साहब परेशान कर दिया, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि विराज सर ने एक बात आपको जरूर कहा था कि विराज सर को ना हर एक बच्चे ने कहा था कि सर आप जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे टीचर लाइए। और सर का रिप्लाई क्या था, जो हम जैसे पढ़ाते उससे नहीं, हमसे भी बेहतर टीचर आपको ला के देंगे। और उस बेहतर कड़ी में एक और टीचर आप लोग के बीच में आ रहे हैं, और वो भी एक बार फिर वंस अगेन मैं बोलना चाहूंगा, ऑफलाइन के धुरंधर। मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो लगभग 8 साल से शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। और हिंदी क्या चीज है, ठीक है, लोगों को लगता है ना हिंदी सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, पढ़ लेना है, नंबर लाना है और बस बात खत्म। लेकिन नहीं बाबू, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, हम लोग की साहित्य हिंदी है, और हम लोग जो भी जिस जगह पर हैं ये एक साहित्य के वजह से ही हैं। ठीक है, हालांकि भाई बायोलॉजी के टीचर हिंदी के बारे में तो विशेष कुछ नहीं बता पाएंगे। तो हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे आपके सर को, जिनको आप देखने के लिए आपकी बेताबी बढ़ रही है। तो प्लीज सर आइए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ बताने के लिए। अरे तो सर कैसा लग रहा है सर इस प्लेटफॉर्म पे आकर के? सर ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। और इन बच्चों से मिलकर तो और भी अच्छा लग रहा है। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हर एक बच्चे का ना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि उसकी तैयारी सर हमें किस प्रकार से करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर बच्चों को थोड़ा सा ये बताइए, आपकी प्रिपरेशन जो है ना बच्चों के लिए सर किस प्रकार से रहेगा? सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, यहाँ तक कि बच्चों को मैं अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा, जो हमेशा से मैं करता आया हूँ। और मैं बच्चों को इस जो आपने जिम्मेदारी दी है उस बखूबी निभाऊंगा कि बच्चों को ये मतलब अच्छे अंक स्कोर करने में ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। और बच्चों को मैं इस लायक तैयार कर दूंगा कि हिंदी में उन्हें कोई डर ही नहीं रहेगा। साहित्य से लेकर के व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना सर किस तरीके से जो ही बातें उन्होंने बताई। देखो भाई, एक टीचर का ना सबसे बड़ा धर्म यही होता है, ठीक है, एक बच्चे के लिए ईमानदार रहना और बच्चे के भविष्य के लिए काम करना। और जिस तरीके से हम लोग की जो मोतियों की माला जो बनते जा रही है, एक अच्छे टीचर बिहार के सबसे मजेदार कह सकते हो, सबसे मतलब मेहनती कह सकते हो, और जिन्होंने कई सारे रिजल्ट और अपने दम पर काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिए हैं, उनमें से एक हमारे हिंदी के सर जो हैं, अपना नाम तो नहीं बताएं, इनका पूरा नाम हुआ नीतीश कुमार निराला नाम हुआ। जैसे नाम है ना, सर का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रहे होंगे आप लोग को देख करके, लेकिन
घबरा नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रख करके आप सर से मिलिए, सर से बातें कीजिए और सर के जो सिलेबस जो बता रहे हैं आज एक क्लास में उनको सुनिए। उसके बाद देखिए काफी मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहां से अब हिंदी की जर्नी बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, ठीक है। तो चलो भाई, बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर से ना आज हम लोग पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है। सो पहले उसको समझो, फिर इसके बाद हम आते हैं, फिर मिलते हैं सर से और सारी बातें करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए सर, तो फटाफट जो है बच्चों सबको सब अच्छे तरीके से सिलेबस बता दीजिए, फिर उसके बाद फिर हम बच्चों सबसे आके मिलते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है बच्चों, तो हमारे राजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। देखिए, मैं अपने बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि कोई इतना अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर कैसे कह सकता है, तो वही बात हो जाएगी, ठीक है। सेखी बखारना या अपनी मुंह में मिट्ठू बनाना तो आप लोगों को दिख जाएगा। मैं अपने बारे में बताने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो आपको जानना जरूरी है। मेरा नाम नीतीश कुमार निराला है। मैं इस शिक्षा विभाग में बतौर हिंदी के शिक्षक के रूप में मैं 8 सालों से काम कर रहा हूँ समस्तीपुर जिले में। मैं एक अन्य संस्था जो समस्तीपुर जिले की सबसे सुप्रतिष्ठित संस्था है आप लोगों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, तो वहाँ पर मैं ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन में मैं पिछले 4-5 सालों से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले भी मैं 1-2 संस्थाएं पढ़ाया था और उसके बाद मैं अभी भी वही कंटिन्यू लगातार पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों से जुड़ने का मुझे मौका अब मिला है और आप लोगों के माध्यम से मुझे पूरे बिहार के बच्चों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जैसा कि उम्मीद हम कर रहे हैं और सर ने बताया भी है, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है सिलेबस के बारे में चर्चा करनी है, स्ट्रेटजी के बारे में बातें करनी है और भी धीरे धीरे हम लोग आगे समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी जो है ना एक विषय नहीं है, भाषा है। और भाषा हम लोग बचपन से समझते आए हैं कि भाषा द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, कम्युनिकेटिव मीडियम है। आप क्या कहना चाहते हो, अगर सामने वाला व्यक्ति समझ पा रहा है तो उसमें कोई ग्रामर अगर त्रुटि भी है, व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत भी है तो चलेगा, ठीक है। लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा को अब धीरे धीरे हटा दिया गया है, ठीक है, मौखिक और लिखित ही रह गए हैं, ठीक है। तो भाषा चूंकि हिंदी आप लोगों के सिलेबस में है तो बच्चों को लगता है कि इग्नोर कर देते हैं, बच्चों को लगता है कि भाषा ही तो है, हिंदी ही तो है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, या एग्जाम से 1-2 दिन पहले या 1-2 महीने पहले पढ़ लेंगे तो चल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। ये भाषा आपको बोर्ड में अच्छे अंक लाने में मदद करता है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अंग्रेजी पढ़ के आप जितना अंक ला सकते हो ठीक है, लेकिन हिंदी के माध्यम से आप टॉपर बन सकते हो, अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दावा कर सकता हूं, मैं आपको जितना बताने जा रहा हूं, ठीक है, उसको आप बारीकी पूर्वक लिखते हो, समझते हो या उस वे में काम करते हो तो आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ये मैं आपको दावा कर सकता हूं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सवाल कहां से बनते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, ज्ञान अनंत है, कोई भी विषय हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, मैथ्स हो, अंग्रेजी हो, विषय अंग्रेजी नहीं है, लैंग्वेज पेपर है, तो वो अनंत है, ठीक है। आपको 12वीं के दृष्टिकोण से बोर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरे 100 अंकों के पेपर में हिंदी, जो कि 100 अंकों का पेपर है, उसमें सवाल 2 जगहों से आते हैं, ठीक है बाबू। कहां कहां से आते हैं? तो एक पूरा साहित्य कवर कर लेता है जो आप अपनी किताब को कहते हो, जिसका नाम दिगंत है, दिगंत भाग 2, ठीक है। और फिर हिंदी व्याकरण, हिंदी लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि विषय हम लोग हिंदी ही पढ़ रहे हैं। एक सेकेंड, हिंदी व्याकरण। देखो, बोर्ड पर ना लिखने का अनुभव मेरे नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत लिखावट में इधर उधर लड़खड़ा रहा होगा तो आप उसे इग्नोर करना, आप कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है। देखो, साहित्य में पूरी किताब आ जाती है, ठीक है, और किताब में जो भी चैप्टर्स है वो आपको आगे स्लाइड करके दिखा दिया जाएगा क्या है नहीं। आपको पूरी किताब कवर करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा आदिकाल के बारे में,
आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्ति काल। ये हमारे हिंदी जगत का इतिहास है, बिना इसको पढ़े हुए आप किताब नहीं समझ सकते, ठीक है। रीतिकाल के बाद आता है हमारा आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है। इस पर हम बखूबी चर्चा करेंगे, बट आपको थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देना चाहता हूं कि आदिकाल का जो टाइम इंटरवल है वो 750 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। क्यों है ये सब हम लोग आगे समझेंगे, अभी आप इतना समझते हुए आगे बढ़ो। भक्ति काल का जो टाइम इंटरवल है वो 1350 से 1650 ईस्वी तक है, ठीक है। रीतिकाल का 1650 से 1850 ईस्वी तक, और ये 1850 से वर्तमान। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको आगे जब किताब मैं शुरू करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आदिकाल को 750 यानी कि 8वीं शताब्दी से 1350 यानी कि 14वीं शताब्दी तक क्यों माना गया है, ठीक है। फिर भक्ति काल 14वीं शताब्दी, ये 1350 का मतलब 14वीं शताब्दी। आगे हम लोग पूरी मतलब विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे कि शताब्दी क्या होता है, 1350 को 14वीं क्यों कहते हैं, उत्तरार्ध क्या होता है, पूर्वार्ध क्या होता है, सब पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक भी आपको शब्द को समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप बेफिक्र रहो। तो भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, रीतिकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी 1850, और 50 ही क्यों, 1837 क्यों नहीं, 1853 क्यों नहीं, 1899 क्यों नहीं, इन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे। आधुनिक काल, आधुनिक काल मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, वर्तमान। 1850 यानी कि 19वीं शताब्दी से चलता रहा है, अभी कोई काल में हम लोग नहीं, आधुनिक काल के अलावा कोई काल भी नहीं आया है। आदिकाल से पहले क्या था, ठीक है, 750 से पहले क्या, मतलब शिक्षा जगत में कोई काम नहीं हुआ था क्या, हिंदी हमारा सिलेबस नहीं था क्या, हिंदी पे कोई, हिंदी में बोलना कोई नहीं जानते थे क्या, जानते थे, क्या कहते थे, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा, रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा, क्या होता है रीतिकाल का मतलब, आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल क्यों पड़ा, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है प्रगीत और समाज, अगर आप किताब खरीद रहे होंगे तो देखना जाके, गद्य खंड का चैप्टर नंबर 9वां, ठीक है, आगे हम लोग दिखाने वाले हैं आपको। तो 9वां जो चैप्टर का नाम है वो है प्रगीत और समाज, ठीक है। प्रगीत क्या होता है, समाज क्या होता है, उस सब पे चर्चा करेंगे। तो उस प्रगीत और समाज में यही सब पढ़ना है आपको, ठीक है, कि प्रगीत क्या है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग कहानी भी जानते हैं, कविता भी जानते हैं, तो भक्ति काल तक, रीतिकाल से पहले, ठीक है, आधा भक्ति काल तक कहानियां क्या होती है किसी को पता ही नहीं था। आप कल्पना करो, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। विद्यापति का नाम आपने सुना, 11th के पहले काव्यखंड में उनका अध्याय है, चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल घीरधारी। तो विद्यापति का नाम आपने सुना, अमीर खुसरो का नाम सुना, कालिदास का नाम सुना, सूरदास का नाम सुना, सूरदास भक्ति काल में आ जाएंगे, कबीर का नाम सुना, रसखान का नाम सुना, मीराबाई का नाम सुना, सहजोबाई का नाम सुना, ये सब भक्ति काल से पहले के हैं। तो आप बताओ, कालिदास ने कभी कोई कहानी लिखा? नहीं। मीरा ने कभी कोई कहानी लिखी? नहीं। सूरदास ने कभी कोई कहानी लिखा? नहीं। समझ पा रहे हो बात को? तो ये मतलब रीति काल से पहले कहानी क्या होती है किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। कहानी, जिसको आप अंग्रेजी में स्टोरी कहते हो, या आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रोज और पोइट्री दो खंड में बांटा गया है। तो प्रोज ये सब रीति काल के बाद आया, कैसे आया ये सब आपको पढ़ना है प्रगीत और समाज 9वां अध्याय में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे आ जाते हैं, ये तो साहित्य वाली बात थी। अब हम लोग आ जाते हैं इधर व्याकरण वाले खंड पे। व्याकरण वाले खंड पे अगर आप देखोगे तो व्याकरण में आपको पढ़ना होगा वर्ण विचार, ठीक है। और एक बात और बाबू, व्याकरण वो व्याकरण नहीं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, कि व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जो हमें सुश्रुत पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। ये गलत है। पहली बात, मैं अपना प्रभाव बनाने के लिए आपको नहीं बोल रहा, जो जेन्युइन डेफिनेशन है व्याकरण का मैं वो बताने वाला हूं, जो सबको पता होनी चाहिए बट पता है नहीं। अगर आप कहते हो कि व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जो हमें सुश्रुत पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है, तो आप बताओ व्याकरण का काम क्या है? व्याकरण का काम क्या है?
ये वही बात हो गई कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ये वही चीज है जिसकी बदौलत हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं, काम है ना इसका लिखना, इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे कलम है। तो कलम है, ये है व्याकरण, मतलब ये इसका नाम है। तो व्याकरण क्या है वो आपको बताना है, तो मैं आपको व्याकरण बताने वाला हूं। ठीक है, संज्ञा जो आप पढ़ते हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको संज्ञा में फंसा लूंगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपको मैं वो बताने वाला हूं जो आपको जानना है। ठीक है, वो नहीं जो ऊपर ऊपर की बातें हैं, जो आपको सही मायनों में जानना है, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे, कोई संदेह ना रहे, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्यों है, बचपन में आपको पढ़ा दिया गया राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। देश जातिवाचक संज्ञा है, कोयला द्रववाचक संज्ञा है, तो क्यों है। राम को जातिवाचक बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। राम को द्रववाचक बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। राम को द्रव के बाद क्या आता है, समूहवाचक बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। राम तो भाववाचक बनेगा नहीं, क्योंकि राम सब किसी भाव को जागृत नहीं करता है। तो ये आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो व्याकरण मतलब वो मत समझना कि सर वर्ण विचार तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। ठीक है, आप फंस जाओगे। वर्ण विचार, फिर आपको शब्द विचार। देखो एक बात और, मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, हालांकि लिखा हुआ है स्लाइड में। मैं शब्द विचार के बाद वाक्य विचार, ठीक है, और वाक्य विचार के बाद हमारा आता है चिन्ह विचार, और चिन्ह विचार के बाद हमारा छंद विचार। देखो बाबू एक बात आप यहां देख लो, व्याकरण, ठीक है, एक चीज आप यहां समझ लो पहले, छंद विचार इग्नोर करना, ठीक है, वो हो जाती है। देखो आपका जो सिलेबस है उसमें जो सबसे ज्यादा रोल निभाता है वो निभाता है शब्द विचार। ये आप पढ़ना ही पड़ेगा, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में, वर्ण विचार में आपको क्या पढ़ना है, वर्ण विचार में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वर्ण के बारे में और संधि के बारे में। ठीक है, बहुत बड़ी बात ध्यान देना, वर्ण के बारे में और संधि के बारे में। बिना वर्ण, वर्ण के भेद, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, ये सब पढ़े बिना आप संधि को नहीं समझ सकते। ठीक है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कोरे कागज पे, संधि में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना, कभी दिक्कत नहीं आने वाली, और एक एक चीज आप समझोगे। ठीक है, मैं आपको मैं आपसे वादा करता हूं। फिर शब्द विचार में पढ़ना क्या क्या है, मैं अगली स्लाइड पे आने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो एक मिनट, लिखावट को इग्नोर करना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि हमेशा से मुझे बोर्ड पर लिखने की आदत रही है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं, तो थोड़ी बहुत उबड़ खाबर हो रही है। शब्द विचार में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान देना। शब्द विचार में आपको शब्द के बारे में पढ़ना है, शब्दों के भेद पढ़ने हैं, वही अभिकारी विकारी, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इससे सवाल बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर बोर्ड का जो 12th का है, आप उस आके क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव पलटिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सब यही से सवाल लिया गया है। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये यहीं से लिया गया है। शब्द, शब्द के प्रकार, ठीक है, और इसी में आता है बाबू लिंग। लिंग से पहले आप संज्ञा पे आ जाओ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, समास, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है बाबू, उपसर्ग प्रत्यय के बाद
काल, वाच्य, ठीक है, आदि कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। अनेक शब्दों के एक शब्द, श्रुति संभिनार्थक शब्द, विलोम शब्द, काफी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, और है भी तो टाइम टेकिंग होगा। फिर आगे शब्द विचार के बाद आपको, ठीक है, वाक्य विचार। वाक्य विचार में ही आता है, आपको पढ़ना है संक्षेपण, जो 4 अंक का होता है बाबू, और ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगता है, टाइम टेकिंग है। इसलिए आप गौर करना, 12th का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देखना संक्षेपण सबसे अंत में लिखा रहता है, जाके देखो। ये सारे सवालों के जवाब आप दे दोगे तो सबसे जो आखिरी सवाल होता है वो संक्षेपण का होता है। क्यों? आप अभी सोचना। इसका कारण यही है कि एग्जामिनर को पता है कि ये टाइम टेकिंग है, तो बच्चा जब सभी सवालों का जवाब देके रिलैक्स हो जाएगा, अब उसके पास 10-15 मिनट शेष बचेंगे, तब जाके वो संक्षेपण बनाना शुरू करेगा। ये बहुत टाइम टेकिंग है और आप गलत नहीं कर सकते, ये इतना मतलब रिस्की है, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते कि बना दिया कट करके बोलोगे सर ये सर ये सर ये, तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे जो टाइम टेकिंग है और इंटरेस्टिंग है वो है संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण के बाद आपका है निबंध लेखन, निबंध लेखन, ठीक है। उसके बाद निबंध लेखन, एक्चुअली एक सेकेंड, निबंध लेखन मैं फिर से लिख दे रहा हूं। निबंध लेखन, यही वर्ड निबंध लेखन है जो 8 अंकों के रहते हैं, जिसमें आपको 6 टॉपिक्स दिए जाएंगे, बाल विवाह, नारी सशक्तिकरण, आतंकवाद, महंगाई, ठीक है, या वृक्षारोपण, या और भी बहुत सारे हैं। तो देखो, दहेज प्रथा। तो समझना, निबंध लेखन में ना आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। मैं इसका एक अलग से क्लास कर लूंगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहा हूँ। निबंध लेखन में क्या होता है, सबसे पहले आपको निबंध समझना होगा। निबंध क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। इसको आपको 150 से 180 शब्दों में लिखने होते हैं बोर्ड में। लिखावट बहुत मायने रखता है, बहुत मायने करता है। बिना लिखावट आपकी अगर अच्छी नहीं है तो फिर एवरेज मार्किंग के आप शिकार हो जाओगे। सही लिखने के बाद भी आप 8 नंबर नहीं ला पाओगे, 7 नंबर नहीं ला पाओगे, 4-5 पे आपको टहला दिया जाएगा। निबंध, मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं, दहेज प्रथा। तो बच्चा ना क्या करता है कि शुरू कर देता है, दहेज लेना और देना बहुत बुरी बात है, बिहार में दहेज की बदौलत ये सब होते हैं, महिलाओं को जला दिया जाता है, तमाम सही है, सही है, अखबार में आप जो भी पढ़ते हो वो सब लिख देते हो। लेकिन बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है कि उसे लिखना कहाँ है, कैसे लिखना है। तो कोई भी टॉपिक अगर आप पकड़ते हो, दहेज प्रथा, महंगाई या कुछ भी, तो सबसे पहले आपको उस शब्द को डिस्क्राइब करना होता है। दहेज, दहेज क्या होती है ना। तो आपको दहेज को लिखना होगा, जैसे लाइक विवाह के दौरान दुल्हन पक्ष द्वारा दूल्हे पक्ष को दी जाने वाली मोटी रकम, ठीक है, या फर्नीचर, गहने, आभूषण आदि दहेज कहलाता है। अब विवाह के दौरान आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लो कोई ए है जो बी से 5 लाख रुपया कैश लिया, तो उसे तो आप दहेज नहीं बोलोगे, कर्ज बोलोगे या कुछ और बोलोगे। तो आपको विवाह के दौरान तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि दहेज क्या होती है। फिर आपको प्रथा के बारे में बताना होगा, कब से शुरू हुई, ठीक है, क्यों हुई। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि राजा दशरथ ने भी सीता से, राजा जनक से आशीर्वाद स्वरूप कुछ लिया था, जो बाद में दहेज प्रथा का रूप ले लिया। तमाम तरह से की चीजें हैं, तो सबको आपको समझना होगा। फिर आज इसका रूप क्या है, ठीक है, और समाज इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जैसे आप समझ ही रहे हो समाज का क्या है, कोई डॉक्टर है तो कोई दरोगा है, लाइक कोई अच्छी पोस्ट पर है तो डिमांड करता है कि अगर आप की लड़की मुझसे शादी करेगी तो इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए। तो इसी को एक शब्द में दहेज लोभी कहा गया है, ठीक है। तो सौदा है, वहां विवाह नहीं है, प्रेम नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आपको बात करनी होगी। आतंकवाद दूसरा टॉपिक अगर लेते हैं, तो आतंकवाद पे सबसे पहला बच्चा क्या लिखता है, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं उसे जला दूंगा, तमाम चीजें, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, बच्चे के मन में चल रहा है। मैं बिल्कुल आपके जगह पे रहते हुए ये सब बोल रहा हूं, क्योंकि एक आम बच्चा जो है ये सब ही सोचता है। तो देखो, सबसे पहले ना आपको डिस्क्राइब करना होगा कि आतंक क्या होता है, फिर आतंकवाद क्या होता है। शांति में अशांति को लाने वाला आतंकवाद होता है और लाना आतंक है, ठीक है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, उस पर कैसे तमाम देशों को मिलकर काम करना चाहिए,
है ना। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला कौन कौन सा देश है, आतंकवाद का गढ़ कौन सा देश है, कौन ऐसा देश है जो उसको पनाह देता है, तमाम तमाम तरह की चीजों पे आपको चर्चा करनी होगी। ठीक है, महंगाई है तो महंगाई पे मान लो आप लिखना चाह रहे हो, मैं 2-4 उदाहरण लेकर के फिर आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। महंगाई है तो महंगाई पर आप मान लो लिखना शुरू करते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि पेट्रोल महंगा हो गया है, मोदी की सरकार जब से आई है तब से, चूंकि अभी मोदी जी की ही सरकार चल रही है तो मोदी जी की सरकार जब से आई तब से महंगाई बढ़ती गई है, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसे आप नहीं लिख सकते, फिर आपको कट कर दिया जाएगा या 1-2 नंबर देके टहला दिया जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि महंगाई कहते किसे हैं। ठीक है, जब व्यक्ति की क्रय क्षमता घट जाती है, क्रय क्षमता मतलब खरीदने की क्षमता, अर्थात पहले जितने रुपए में जितनी वस्तुएं आती थी अब उतने रुपए में उससे कम वस्तुएं आ रही है, या उतने ही वस्तु के लिए उससे ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति को महंगाई कहते हैं। समझ में आई बात। मान लो पहले 40 रुपए किलो चीनी थी, अब 1 किलो चीनी के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो महंगाई वाली स्थिति है। या 40 रुपए में 1 किलो से कम चीनी आ रही है, 800 ग्राम 700 ग्राम, मतलब 1 किलो चीनी के लिए 40 रुपए से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, दोनों स्थिति महंगाई वाली है। तो सबसे पहले आपको उस शब्द को डिस्क्राइब करना होगा, फिर जाकर के आपको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने होंगे। तो भूमिका, हेड बॉडी टेल, 3 भाग पर हमें ध्यान देने होते हैं। हेड बॉडी टेल मतलब सर, बीच वाला भाग और टेल। तो सर जो होता है वो भूमिका को डिकोड करता है कि उस शब्द का मतलब क्या है। बॉडी में आप समाज की बातों को लिखोगे कि उस शब्द पे समाज कैसे रिएक्ट करता है, आतंक को समाज कैसे देखता है, महंगाई को समाज कैसे देखता है, महंगाई से कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं। मान लो कोई बड़े लोग हैं, लाइक मंत्री है, विधायक है, तो उसको महंगाई से कोई फर्क पड़ेगा? तुम बताओ। जिसके घर में प्रति महीने 5 लाख 10 लाख रुपए महीने आ रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो उसको महंगाई को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो महंगाई से प्रभावित कौन कौन होता है? मध्यम वर्गीय लोग और निम्न वर्गीय लोग। अगर अभी पेट्रोल की कीमत 500 रुपए लीटर हो जाए तो मंत्री विधायक को कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है, सॉरी। तो आपको उसमें लिखना होगा बॉडी में कि महंगाई से निम्न वर्गीय, मान लो पेट्रोल की कीमत 500 रुपए लीटर हो जाएगी तो जो बच्चे बाइक चला रहे हैं अब उनकी बाइक रखी रह जाएगी। गैस की कीमत अगर 5000 रुपए सिलेंडर हो जाएगा तो वो रखी रह जाएगी। ठीक है, तो प्रभावित कौन कौन होते हैं ये। और फिर निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, अंतिम में आपको लिखना होगा कि महंगाई को आप किस नजरिए से देखते हो। अगर आप किसी अच्छे संवैधानिक पद पर जाते हो या कुछ अच्छे पद पर जाते हो तो महंगाई को आप कैसे कंट्रोल करोगे, आपका उस पर क्या नजरिया होगा। ठीक है, तो तमाम चीजें हैं। तो मैंने आपको 2-3 निबंध लेखन को मैंने आपको समझाया। निबंध लेखन हो गया। अब फिर आता है पत्र या आवेदन पत्र। ये बाबू 8 अंक का होता है। और पत्र लेखन या आवेदन पत्र लेखन, पत्र या आवेदन पत्र लेखन, ये 5 अंक का होता है, ये 4 अंक का होता है। तो सबसे ज्यादा जो है ना आपका शब्द विचार और वाक्य विचार, जो कि मैंने पहले पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ये होता है। फिर आता है मुहावरे। मुहावरे भी वाक्य विचार में ही आता है। ठीक है, वाक्य विचार में ही मुहावरे आते हैं। एक सेकेंड, मुहावरे देखो, कोई भी एक शब्द का मुहावरा नहीं होता है। जाना कोई मुहावरा है क्या? नहीं। लेकिन 9 2 11 हो जाना मुहावरा है। ठीक है, तीतर बीतर हो जाना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये सारे मुहावरे हैं, पूछ देता है, लोकोक्ति वगैरह है। तो वाक्य विचार का ही ये खंड है। मैं आदि कर देता हूं। ठीक है, आदि। और 2 प्रकार जो है, ठीक है, वाक्य विचार के बाद चिन्ह विचार, इससे सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, और आखिरी जो है आपका छंद विचार। देखो, छंद विचार से भी सवाल नहीं आते हैं व्याकरण को देखते हुए, लेकिन छंद क्या होता है, ये पूरा का पूरा बाबू आपका काव्य खंड है। छंद क्या होता है इसको आप ऐसे समझो, जैसे बोलते हो ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये जो अंत में राम राम बनाया ना, इसी को छंद बोलते हैं, तुक बोलते हैं, लय बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। जैसे बोलते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिति लोक उजागर। तो ये गर गर जो बनाया ना, यही छंद है। तो ये छंद वाला जो पोर्शन है ना, पूरा का पूरा कहां चला जाता है? काव्य खंड में। जितनी भी पोइट्रियां हैं या जितना भी काव्य खंड है वो सब का सब छंदात्मक होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। और आप अब सिलेबस को देखो। ठीक है, किताब को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, काफी कुछ लिखना है, बट आपको मैं स्लाइड, आपके लिए मैंने स्लाइड बनवाया था,
ठीक है, तो आप देखो कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ठीक है। देखो ये साहित्य आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और थोड़ी बहुत मैंने किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वही साहित्य का गद्य खंड, वही प्रोज वाला, ठीक है, जिसमें आपको कहानियां, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, निबंध, इन सब चीजों पे। तो बातचीत निबंध है, उसने कहा था कहानी है। ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, इसके लेखक हैं, ठीक है, रचनाकार हैं अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, यही सिमरिया बेगूसराय वाले। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, रोज जिसको पहले गैंग्रीन कहा जाता था, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये साहित्यिक, ये यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, और एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इससे सवाल बनते हैं। ओ सदानीरा, ये तो भी आई है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सिपाही की मां मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर यूपी के थे, लेकिन इनकी नियुक्ति, ये यूपीएससी क्वालिफाइड, उस समय के यूपीएससी क्वालिफाइड है, ठीक है। ये पीसीएस पब्लिक सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किए थे और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए थे, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो बिहार के हाजीपुर में आई हुई थी। तो इसलिए एक सवाल बना था आपके मतलब प्रश्न पत्र में कि जगदीश चंद्र माथुर का, ठीक है, सॉरी, निम्न में से किस रचनाकार का कर्म क्षेत्र बिहार रहा है और जन्मभूमि यूपी और कर्मभूमि बिहार? तो जगदीश चंद्र माथुर रहे हैं, बताएंगे आपको। मोहन राकेश, सिपाही की मां, ये एकांकी है, एकांकी क्या होती है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ओ सदानीरा निबंध है, ठीक है, एक लेख और एक पत्र निबंध है, ये कहानी है, ठीक है। अर्धनारीश्वर निबंध है, संपूर्ण क्रांति भाषण है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश की रचना निम्न में से हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ऑप्शन में है कहानी, भाषण, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा। तो आपको भाषण पे टिक लगाने होंगे, इसलिए बारीकी पूर्वक सुनते चलिए। और जो मैं चर्चा कर रहा था प्रगीत और समाज, वो ये है। डॉक्टर नामवर सिंह, VVI, अगर मुझे पूरी किताब में कहा जाए कि कोई एक टॉपिक का नाम लो जो आपको सबसे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, तो ये प्रगीत और समाज है। और उसके बाद अगर कहा जाए तो शिक्षा, ठीक है, और उसके बाद जूठन, तो क्रम है लगा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रगीत और समाज, ये भी निबंध की श्रेणी में आता है। और जूठन आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये दलित साहित्य है, ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज, जिनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव था। पिरीच कहानी है उदय प्रकाश जी का, और शिक्षा जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी का, ये फिलोसफर रहे हैं। आपने ओशो का नाम सुना होगा, ओशो, तो ओशो से भी ये सीनियर है, ओशो इनके भक्त रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये इंडियन थे, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, चेन्नई में, और इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अमेरिका में हुई थी, ठीक है। फिर अगली स्लाइड में आप आओगे तो ये आपका पोइट्री का खंड आता है, ठीक है, काव्य खंड आता है, जिसमें वही जो छंदात्मक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। करबक पहला टॉपिक है। मलिक मोहम्मद जायसी, क्या होता है करबक, करबक का मतलब क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, एक एक शब्द को आपको समझाया जाएगा, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आप क्लास में तो समझ लिए और बाद में भूल गए, बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक एक शब्द एक्सप्लेन करते बढ़ाऊंगा, ताकि आप कहीं भी अगर उसको देखोगे, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, दो पंक्ति उठाकर रख दिया जाएगा पढ़ाए हुए में से, और बोला जाएगा इसका अर्थ बताइए। तो चूंकि आप एक एक शब्द को आप समझ चुके होंगे, तो आपको वहां पर अर्थ बताने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको समझना है, भक्ति काल के रहे हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, है ना, सब पे चर्चा करनी है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती तो बोल देना पड़ रहा है। सूरदास के पद, सूरदास तुलसी, मतलब आपका टॉपिक का नाम सिर्फ पद है, सिर्फ पद है, लेकिन पहला पद सूरदास के द्वारा है और दूसरा पद तुलसीदास के द्वारा है। छप्पे, छप्पे क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, नाभादास के द्वारा लिखा गया है। कवित, कवित का मतलब कविता होता है, ठीक है, तत्सम शब्द में, तत्सम में उसको कवित पढ़ते हैं। और छप्पे भी कविता लिखने की शैली है, जिसमें छह पद रखे जाते हैं, 6 पद, ठीक है, 6 पद, ठीक है। देखो, इनके रचनाकार भूषण त्रिपाठी हैं। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, ठीक है, छायावाद के बहुत बड़े कवि, छायावाद के 4 स्तंभ में एक स्तंभ ये भी हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब आपके टॉपिक्स के नाम हैं। उषा शमशेर बहादुर सिंह,
ठीक है। जन जन का चेहरा एक, जन जन गजानन माता मुक्ति बोध, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत, ये आपका गद्य कविता है। इसकी चर्चा आप करनी जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको छंद नहीं मिलेगा। ये कहानी की शैली में है, गद्य कविता, कविता भी है और गद्य भी है, ठीक है। इसमें कोई छंद नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई अलंकार, कुछ नहीं है। इसमें कहानी की शैली में है, लेकिन इसको कविता में रखा गया है। क्यों रखा गया है चर्चा करेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति का है। ये आपके पूरे किताब के टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ने हैं। अब व्याकरण, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वर्ण विचार पढ़ने हैं, वर्ण संधि के बारे में, ठीक है। शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया कारक, शब्द उनके प्रकार, पदबंध, ये बहुत, इससे 2-4 सवाल आता है, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। उपसर्ग प्रत्यय, कारक, समास, लिंग, वचन, काल आदि। वाक्य विचार, वाक्य प्रकार, वाक्य के भेद कितने होते हैं, क्या नहीं, मुहावरे, संक्षेपण, पत्र, आवेदन पत्र लेखन, निबंध लेखन आदि, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और चिन्ह विचार में कोई सवाल नहीं बनता, और छंद विचार में भी कोई सवाल, ये छंद होना चाहिए, द्वंद्व नहीं, छंद, ठीक है, छंद विचार। थैंक यू। तो बताने के लिए और भी बहुत कुछ था, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आइए सर। तो आशा करता हूँ आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा हो ये क्लास। और मैंने भी सर को, मैं काफ़ी आप लोग की तरह मैं भी अभी सर को वॉच कर रहा था, मैं देख रहा था, काफ़ी अच्छे तरीके से सर भी एक्सप्लेन कर रहे थे। और बार बार एक जगह पर आकर के, आई थिंक मैंने सर को इस जगह पे मैंने देखा, काफ़ी मज़ेदार तरीके से, एक थे ना, हाँ, जगदीश चंद्र माथुर, इनके बारे में काफ़ी बहुत सारी बातें सर ने आपको बताई कि एक क्या थे सर, एक IAS ऑफिसर, ठीक, हाँ, उस, हाँ, तो सर, और पता है वैसे ही हमारे सर ये भी एक UPSC एस्पिरेंट हैं, और इनका बैकग्राउंड भले ही साइंस रहा है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग करेगा, ये साइंस से, ठीक है ना सर, मैथ है ना सर आपका, मैथ से इन्होंने क्या करे हैं, 12th किए हैं, ठीक है। उसके बावजूद अगर अभी आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, और आप पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा जो क्या पढ़ा रहे हैं। सर अभी इनका जो है ना, UPSC में मेन पेपर जो होता है इनका हिंदी ही है, और पिछले ऑप्शनल में ना सर, हाँ, तो काफ़ी बहुत करीब से हिंदी को इन्होंने देखा है, और बच्चों को भी वही चीज़ दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए, काफ़ी मज़ेदार तरीके से, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टीम, पूरे बिहार का सबसे बेहतर टीम आप लोग के पास खड़े हैं। बस आप में जो कमी है उसको दूर कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। सर के आगे भी क्लासेस आएंगी और उनको अच्छे तरीके से करिएगा, और फिर देखिएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा हिंदी में। बोले ना सर, हमको बोले थे एक बात, टेंशन लीजिए सर, बच्चा जब हिंदी पढ़ेगा ना, तो हम कह रहे हैं दिल दिमाग छोड़िए, खून में भी हिंदी दौड़ना शुरू हो जाएगा। क्या सर, सही बात है ना? हाँ जी सर जी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।